बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब हलीम आदिल शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं और शुएब शाहीन साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि कानूनी मामलात हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ों को बेहतर बयान कर सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं। शुएब साहब, कितना रेलिवेंट है ये जो आज मौक़िफ़ अपनाया गया है इसको कल अदम करार देने का? अभी जितनी चीज़ें हैं खुलकर सामने नहीं आई, 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला था, वो भी काफ़ी लेट, जब तक मैं ट्रांसमिशन कर रहा था उस वक्त तो निकल कर सामने नहीं आया था। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जनाब फैसले को काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया गया। जो फैसला तो सुना दिया गया था लेकिन उसका जो तफसीली फैसला था उसको काफ़ी ज़्यादा डिले किया जाता। आपको क्या लगता है जो आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, क्या हो सकता है इस फैसले पर? देखिए, पहला कानूनी सुकुम तो इस फैसले में ये मौजूद था कि कल कहा गया कि एक मेंबर जो पंजाब से हैं उन्होंने अभी दस्तखत नहीं किए, वो बीमार हैं और वो आ नहीं सके। भाई, क्या अनड्यू हेस्ट थी और आपको जल्दी थी? मेरा ख्याल है इनको कोई शक था कि इमरान खान साहब को फैसला करने जा रहे हैं धरने का या कोई भी लॉन्ग मार्च का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जल्दी में एक मेंबर साहब का इंतज़ार किए बगैर वो फैसला सुना दिया। ये इस लिहाज से कोरम नॉन जुडिस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑर्डर है, क्योंकि कोई भी जब तक कोई जज या मेंबर वो फैसला ना कर दे, लिख ना दे, या वो एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, यानी राजी आपसे मुत्तफिक होंगे या अपना डिसेंटिंग नोट लिखेंगे, उस वक्त तक वो फैसला ही नहीं होता और ना ही वो सुनाया जा सकता है। अब दूसरी बात, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज तक ये सेटल्ड लॉ है। तो लिहाजा जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के बगैर ये फैसला, खा वो आर्टिकल 62 का हो या वो आर्टिकल 63 का हो, वो फैसला खुद कर नहीं सकते। लिहाजा इस लिहाज से भी ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और जजमेंट है। तीसरा इसमें कानूनी सुकम मौजूद है, वो ये कि अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017 ये मैक्सिमम डिक्लेरेशन या एसेट्स जो जमा कराए जाते हैं उसके विद इन 120 डेज ये उसको रीओपन करके या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में इन्वेस्टिगेशन के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा जा सकता था। वो उन्होंने 120 डेज की लिमिट क्रॉस की है, जो कि इनके पास अख्तियार ही नहीं है 120 दिन के बाद उस इशू को दोबारा रीओपन करने का। इस सब कुछ के बावजूद अगर फर्ज करो मान लिया जाए कि ये टाइम बार्ड को भी ये कंडोन कर सकते हैं, हालांकि इनके पास अख्तियार नहीं है और खुद भी ये नहीं कर सकते, तो फिर ये भेजते प्रोसिक्यूशन के लिए। वो प्रोसिक्यूशन होती, उसमें कन्विक्शन होती, तो उस कन्विक्शन के नतीजे में तो आर्टिकल 63 का इतलाक हो सकता था, अदरवाइज नहीं। तो ये सारे कानूनी सुकुम मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन ने कोई भी चीज़ देखे बगैर, मेरा ख्याल है कि ये फैसला जिसको कहते हैं ना बदनीयती पे मबनी होता है, वो बदनीयती और मेलाफाइडी ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ। अच्छा, अगर मेरिट की बुनियाद पर, अगर मेरिट की बुनियाद, जैसे शुएब साहब आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर ये चीज की जाती, फैसला किया गया है वो मुनासिब भी नहीं है और उसके अंदर एक इम्पार्शियलिटी नहीं, पार्शियलिटी यानी एक जानिबदारी का तासुर मिलता है कि हर हाल में इमरान खान साहब को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करना था या उनके किसी फैसले से हटाने के लिए या वक्त से पहले कि ये वो फैसला ना कर दें, उनको एक सबक सिखाना था या एक मैसेज देना था। फॉर दैट पर्पस ये जल्दी में और हेस्ट में गलत फैसला किया गया। और इसमें एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा जी जो कुछ आप अमाउंट या जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अलग से आपने कोई नोट शीट या अलग से लिख के आपने नहीं दिया। मैं आज सुबह फैसला पढ़ रहा था, तो जो कुछ यानी उसकी प्रोसीड्स थी, जो अमाउंट्स थी, वो जो कुछ है वो लिखा हुआ है, वो मानते हैं। यानी जो दिसंबर 2021 में हुई है उसमें वो अपने फैसले में मान रहे हैं कि आपने हाँ ये सब कुछ लिख के दिया है, लेकिन आपने अलग से शीट में लिखना था कि मैंने ये 1000 रुपए की फलां चीज़ दी, 2000 रुपए की फलां चीज़ दी, 3000 रुपए की फलां चीज़ दी। आपने एक जनरल लिख दिया कि जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, फर्नीचर है, सारा कुछ है। तो फिर फर्नीचर में ये भी फिर लिखना चाहिए कि जनाब ये मेरे पास एक टेबल लैंप है, उसके अंदर 2 कारपेट्स हैं, मेरे पास जनाब 4 जो हैं वो चाय के कप्स हैं। तो क्या मतलब है, मुझे अफसोस हुआ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी रिस्पेक्ट और अपना एक डिग्निटी और अपने इदारे की इंडिपेंडेंस का भी ख्याल और एहतराम नहीं रहा जो उन्होंने फैसला दिया है।
मैं समझता हूँ कानूनी लिहाज से तो इसमें सुकून मौजूद है ही है, लेकिन जो बज़ाहिर क्या कहते हैं, जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट इट इज सीन टू बी डन, तो वो वाली बात भी इन्होंने नहीं रखी कि कम से कम किसी के खिलाफ फैसला करने लगे हो। तो ये ठीक है। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये बताइएगा, फैसला तो आ गया, जाहिर सी बात है आपके बरखिलाफी फैसला आया, आपकी एक तो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया और आपके हक में फैसला नहीं आया। कल अक्सर लोग ये बात कर रहे थे जब हम ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ले रहे थे, फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, दीगर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था दिस इज अ हाई टाइम टू अनाउंस अ लॉन्ग मार्च, लेकिन आप लोगों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको क्या लगता है, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अभी नाअहली भी आ गई है, खैर आपने चैलेंज तो कर दिया और होपफुली जितने भी कानूनी माहिरीन वो कह रहे हैं इसको खत्म कर दिया जाएगा, बट किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? देखिए, एक तो मैं पहले कहना चाहूंगा, मैं फैसले पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का थोड़ी बहुत भी अगर कोई उसका वकार, कोई उसकी एक सेहत थी तो वो कल खत्म हो चुकी है। और वो जो ऑडियो लीक से और इससे पहले 8 फैसले इस किस्म के पहले इन्होंने किए जो कि चैलेंज हुए और वो डिक्लाइन हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो जो हम कहते थे कि ये कहीं से डायरेक्शन लेते हैं, लाहौर में जाके मिलते हैं, किसी से पूछते हैं, फिर ऑडियो लीक के अंदर भी आया कि इनको बताया गया चुन चुन के सीटें निकाली गई, साथ उसको कहा कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लें। तो एक आईनी इदारा जो कि आज़ाद इदारा होना चाहिए था, उसने अपना बेड़ा गर्क भट्टा बिठा दिया और कल सारा कुछ सामने आ चुका। अब मैं समझता हूँ कि कल जो उन्होंने फैसला किया जस्ट एक मतलब ठीक है। उन्होंने अपनी हलीम साहब, मैं आऊंगा, आप हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उससे पहले एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जनाब नाअहली के हवाले से जो अपील दायर की गई है इमरान खान की जानिब से, उनकी जो समाअत होगी वो आज नहीं बल्कि पीर को होगी। उसके बाद असद उमर गुफ्तगू भी कर रहे थे। हलीम आदिल शेख साहब, सर आप पहले फैसले के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी मुझे ब्रेकिंग की तरफ जाना पड़ा, वो भी जरा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है ब्रेकिंग जारी होती है, आप कंटिन्यू करें सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है इसको कौम ने कबूल नहीं किया है और इत्तेफाक से पहले से सबको पता था कि फैसला कौन सा आना है। तो जो थोड़ी बहुत भी वकार इज्जत इसका रह गया था मयार, वो तबाह हो गया इलेक्शन कमीशन का और पता चल गया कि ये एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का एक ज़ेली इदारा, उनके डिक्टेशन पे चलने वाला इदारा है, तो वो अपनी खो चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने नाअहल किया, बस सुप्रीम कोर्ट जिसको सादिक और अमीन करार दे उसको वो इलेक्शन कमीशन नाअहल कर दे जिसको इख्तियार ही नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ सिर्फ नाअहल करार दे सकता है, कोई कमीशन इसके पास इख्तियार नहीं है। इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि लुच तली है, और शेख रशीद साहब की जबान में मैं बताना चाहता हूँ कि लुच तली है कि चलो कुछ तो हम भी अपना हिस्सा डालते चले। लेकिन इमरान खान साहब को 22 करोड़ कौम अहल करार दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन करार दे चुकी है। जुल्म नहीं है। एक तरफ 1100 अरब की करप्शन करने वाले नैब जदगान छूट रहे हैं, सही है, एक कन्विक्टेड वजीर खजाना बन रहा है, एक साथ जिस रोज वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जो बनाए गए उन पे फर्द जुर्म लागू होनी थी, उस दिन वजीर आजम ने हलफ उठाया। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जो है वो एक तोशा खाने में जिसमें एक एक चीज कानून के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक सब कुछ ठीक है, मतलब गाड़ी हजम, गैर कानूनी तरीके से ले जाई जाने वाली गाड़ियां हजम और कानूनी तरीके से ली जाने वाली घड़ी ना कबूल। और ये कैसा इलेक्शन कमीशन है कि जो कि ना फॉरेन फंडिंग में नून लीग और पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के फैसले नहीं करता, दीगर पार्टीज को बुलाता नहीं है, वाहिद पार्टी हमारी है, एक तो शायद कोई और भी हो, कि जो कि बाकायदा फंडिंग से चलती है, लोग अपने शामिल होते हैं उसके अंदर। ये एक बड़ी भौंडी हरकत इन्होंने की है, लेकिन इनकी हर तदबीर उल्टी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने अप्रैल में इम्पोर्टेड रिजीम आई, ये समझ रहे थे शायद हमने बड़ा कारनामा कर दिया, फिर इन्होंने जिस तरीके से सिलेक्ट करके 7 हल्के निकाले, बड़े जुगादरी बैठे, फिर उसको ऑडियो लीक्स में हमने देखा कि हुक्म दिया गया इन गुलाम साहब को कि इनको कबूल कर लें, उसके बावजूद वहां भी 2/3 मेजॉरिटी। सर एक चीज और है ना हलीम आदिल शेख साहब, व्हाट डू यू थिंक, आपकी नजर में क्या चीज हो सकती है, ज़हन में क्या मामलात हो सकते हैं? एक तो होती है ताहियात नाअहली जिसका काफी जिक्र भी हो रहा था, बातचीत भी हो रही थी, पिछले 1.5 महीने से इस्लामाबाद में -1 की सदाएं गूंज रही थी, बातें हो रही थी, सब लोग बात कर रहे थे इस तरह से। अब वो हकीकत है, हकीकत पर मबनी है, ये एक अलग मैटर है। आर्टिकल 63 के तहत ये नाअहली हुई है, लेकिन ये असेंबली की मुद्दत तक के है। लेट्स सपोज अगर असेंबली कल खत्म अनाउंस कर दी जाती है तो इसमें इंपैक्ट क्या पड़ेगा? खान साहब तो नेक्स्ट इलेक्शन में आएंगे।
देखिए जी, एक तो -1 नहीं है, ये +++1 है, ठीक है ना जी। ये प्लस हो गए खान साहब, इनकी बॉन्डी हरकत से खान साहब प्लस हो जाते हैं। अब इसमें 2-3 सवाल आते हैं। क्या खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे? हाँ, लड़ सकेंगे। क्या खान साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। क्या खान साहब पे खुदा ना खास्ता तायद नाअहली है? कोई ऐसी नाअहली नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लुच तली है इन्होंने, कुछ सर यही तो मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस चीज का मकसद क्या हो सकता है? अगले इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस में खान साहब लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले वजीर आजम भी बन सकते हैं। अच्छा, अगर जिमनी इंतखाब होते हैं, ये जो अभी आपने जिमनी इंतखाबात जीते हैं, उसका नोटिफिकेशन रोका जा सकता है, भाई रोक दिया नोटिफिकेशन, या उसको नल वैलिड करार दे दिया कि भाई नहीं है ये। अगला इलेक्शन जो आपका मोटिव है, जो आपका गोल है, उसमें तो आप क्लियर है ना सर, बिल्कुल ही। अरे दोबारा जिमनी इलेक्शन करा लें, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ डी सीट किया, जो उस सीट से डी सीट किया जो हमारी सीट है ही नहीं। Exactly. हम तो इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं। मतलब इन्होंने कोशिश की है कि जी इमरान खान पे बड़े करप्शन चार्जेस हैं, वो भी नाअहल हो गए। मतलब एक तरफ को नवाज शरीफ और इमरान खान को मिलाने का मकसद ऐसे है, बिल्कुल दोनों के केसेस का फर्क कैसा है, कल से लगे हुए हैं पटवारी। जैसे गधे और घोड़े का फर्क होता है, गधे के भी 2 सींग 1 पूंछ 4 टांगे, घोड़े के भी 2 सींग 1 पूंछ 4 टांगे, लेकिन गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है। नवाज शरीफ का केस अलग है, इमरान खान का केस अलग है। नवाज शरीफ करप्शन में यहाँ तक नाकों तक डूबे हुए लोग हैं, कल से वो लगे हुए कि जी ये तो नहीं है तो एक जैसे हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को गुमराह करने के लिए इमरान खान पे उन्होंने एक कीचड़ उछालने की कोशिश की है कि इमरान खान के ऊपर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई, केसेस बन गए, लोगों को गुमराह किया जा सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान दिलों पे राज कर रहा है। हमारे दिलों का वज़ीर आज़म है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पूरी कौम का, और जो पूरी कौम अहल करार दे चुकी है, नहीं हो सकता। और मुकाबला किससे कर रहे हैं ना जी। चलिए सर, मैं अपना फिर पहला सवाल दोहराता हूँ आपसे। व्हाट डू यू थिंक सर, आपको नहीं लगता ये बेस्ट टाइम है आपका लॉन्ग मार्च अनाउंस करना है? क्योंकि आपने अनाउंस तो वैसे ही करना है ना, आपने तो अक्टूबर के एंड तक तो अनाउंस करना है। तो सर सियासत तो होती ही चांस का काम है सर, टाइमिंग का गेम है। ये बताइए जब एक मैच होता है, मैं आप क्रिकेट की ज़बान में बताना चाहता हूँ, जो हम भी आजकल यही लैंग्वेज कल मैच भी है सर, बड़ा अच्छा। देखिए, ये नहीं होता कि प्लान कप्तान ने कुछ किया हुआ हो कि किसको किस नंबर पे खिलाना है, कब बॉलिंग करानी, क्या करानी है, अचानक विकेट आउट हो जाए और उसके बाद कहेंगे नहीं जी, एकदम से कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दें, कुछ कर दें। स्ट्रेटजी बनी हुई है। और कल देखें, ये हकीकी आजादी की लंबी जंग है, ये लंबी दौड़ है, ये इंशाल्लाह शुरू हुई है। जो पाकिस्तान से स्टेटस को के खात्मे तक इसने चलना है। पाकिस्तान में जो निज़ाम 75 साल से गला सड़ा निज़ाम बना हुआ है, बाहर के लोग बैठ के कंट्रोल कर रहे होते हैं, असेंबली में लोग सिर्फ तालियां बजा रहे होते हैं, डिक्टेशन कहीं से आ रही होती है, गुलाम हुक्म कहीं से आ रहा हो, इसको खत्म करना है। कल तक छोटी सी बात है, और इंशाल्लाह खान साहब में अदालतों में उम्मीद भी है, प्लान मौजूद है, अक्टूबर में होना है। किसी वक्त भी कप्तान ने कॉल दे देनी है। हम डाइवर्ट नहीं कर सकते थे उस प्लान को, उस स्ट्रेटेजी को, क्योंकि वो जो होना है वो कुछ नया होना है, वो होना है जिसको पता नहीं है होना किसी को। कुछ तो पता है ना क्या होना है सर, लॉन्ग मार्च क्या सुन रहे हैं यही तो हमें, ये जिस दिन होगा तब पता चलेगा। ऐसा कुछ होगा, ना सुना होगा ना देखा होगा, ये बता रहा हूँ आपको। और इसी अक्टूबर में होगा इंशाल्लाह। पूरी कौम तैयार है। साहब से भी हमारा राब्ता बहाल हो गया, जरा हम उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते सर, अगर आपकी इजाजत हो, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। शुएब साहब, आवाज आ रही मेरी आपको? नहीं, गालिबन शायद आवाज नहीं आ रही है उनको। ठीक है जनाब। हलीम आदिल शेख साहब, अच्छा ब्रेक पे जाना है हमने या कंटिन्यू करें बात को? ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब भी बताया नया क्या होने जा रहा है। जाहिर सी बात है लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा, कल मैंने फरूक हबीब साहब से गालिबन ये सवाल कर दिया, तो कह रहे हैं आप कहाँ मैच कर रहे हैं। मैंने ये बोला था उनको, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया ना, वहाँ तक गए और उसके बाद वो डिस्पर्स हो गया, उन्होंने ख़त्म कर दिया लॉन्ग मार्च। या तो इस तरह का आपने लॉन्ग मार्च करना है, या फिर आपने उस तरह का लॉन्ग मार्च करना है जो 2014 में आपने धरने के लिए किया था, कि आप धरने पर जाके बैठ गए थे। देखिए, बिलावल जरदारी साहब जैसा तो मार्च अब कर ही नहीं सकते। अच्छा। उस पे तो लोगों की कांपे टांग जाती है। हमारी कहाँ जरूरत कि हम बिलावल जरदारी जैसा मार्च कर सके और लोगों की कांपे टांग जाए, वो तो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, धरना एक दफा नहीं, उस तरीके की चीज रिपीट होने नहीं जा रही, कुछ नया होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि और 25 मई को जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसको सामने रखते हुए इस जो एक जिले की हुकूमत है वो चारों शाने चित हो जाएगी। और इंशाल्लाह जो प्लानिंग की है कप्तान ने, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतने वाली प्लानिंग है और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। और इस प्लानिंग में जब लॉन्ग मार्च अनाउंस होगा तो केपी और पंजाब की असेंबलियां तोड़ना भी शामिल है। प्रिसाइजली जवाब देते हैं सर, फिर ब्रेक ले लूं मैं।
मेरा ख्याल है कि ये क्या होना है क्या नहीं होना सिर्फ कप्तान को पता है, खिलाड़ियों को नहीं पता। नहीं, किसी खिलाड़ी को नहीं पता, कप्तान को पता है क्या होना है, या कौन को पता। अच्छा चले, पता होता तो आप बता देते, चले ये बताएं। बिल्कुल ना बताता, बिल्कुल ना बताता, बिल्कुल ना बताता, बिल्कुल ना बताता। चले सर, खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कल जनाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 बजे फैसला सुनाया गया। अच्छा, जो खान साहब के मुखालिफ भी हैं ना, वो भी इस फैसले को तस्लीम इसलिए नहीं कर रहे कि वो कहते हैं कि जनाब एक इदारा है, एक इदारे को इस तरह का फैसला देने का इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को नाअहल करार कर सके। एतजाज अहसन माहिर कानून और इस वक्त कानून का सबसे बड़ा नाम एतजाज अहसन साहब है। उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का दिफा वो नहीं कर सकते, किसी को नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ही नहीं। अभी तक इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसला जारी नहीं कर सका है। जनाब अब्बास शब्बीर इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। अब्बास शब्बीर बताइएगा, ये तो खान साहब के मुखालफीन भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, जो खान साहब पर बेजा तनकीद करते हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन इस बात का इख्तियार रखता नहीं है कि किसी को ताहयात या ताहयात ना भी सही तो नाअहल करार दे सके। तो एतजाज हसन साहब का क्या कहना था इस बारे में? देखें भैया, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें वो ऑडियो प्ले करनी चाहिए एतजाज अहसन वाली, जो बैरिस्टर साहब ने बात की है हमारे साथ खुसूसी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर। लेकिन मैं उसमें ऐड ऑन ये करता हूँ कि एतजाज अहसन पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉयर हैं, बड़े बड़े तारीखी मुकदमात में वो एज अ लॉयर पेश होते रहे। एक बहुत बड़ा नाम है, उनका एक अपना मौक़िफ़ है, उनकी अपनी एक कानूनी राय है, और उनकी राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी इदारा है और इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को नाअहल करे। कोई ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो गैर आईनी है, इंसाफ पर मबनी नहीं है। बड़ा क्लियर उन्होंने इस फैसले को रिजेक्ट किया है कि वो किसी भी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अगर तहरीक इंसाफ जाती है तो इस फैसले को फौरी तौर पर उड़ा दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर कहा है कि ये फैसले कोई और लिखवा रहे हैं, ये लंदन से फैसले लिखवाए जा रहे हैं, और आफ्टर ऑल मरियम नवाज को भी एक दिन माफी मांगनी पड़ेगी इस फैसले पर, ये जो इस वक्त हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। अगर आप उनकी ऑडियो चलाएंगे और उस पर डिबेट करेंगे, 2 मिनट की उनकी ऑडियो चला चुके हैं। आपसे गुफ्तगू से पहले हम उनकी ऑडियो चला चुके हैं, आपसे जब बात कर रहे थे उससे पहले हम पूरी डिटेल बताए, इसीलिए हम आपसे जरा डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी इसके अलावा मजीद क्या बात हुई। देखिए, उन्होंने तो इस फैसले को टोटली रिजेक्ट किया है, गैर आईनी फैसला करार दिया है। वो इस फैसले को मानते ही नहीं है और कहते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये नाअहली बनती नहीं है। ना उनके पास कोई ऐसा इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का कि वो इमरान खान को नाअहल कर दें। ये वो डायरेक्शन दे सकते हैं किसी ना किसी जगह पर, वो एक इंतजामी इदारा है इलेक्शन कमीशन, और वाकई बड़ी दुरुस्त बात की है। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के अंदर तैनाती होती थी वो सारे रिटायर्ड जजेस होते थे, बड़े बड़े उनके नाम थे, उनके फैसलों को, उनकी बात को बड़ा समझा जाता था, उनकी बात बड़ी मीनिंगफुल होती थी। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन है उस पर तो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात सारे फैसलों की रोशनी में है जो अब तक इलेक्शन कमीशन ने 2 से 2.5 साल के अंदर फैसले दिए हैं। वो वन साइडेड सारे फैसले हैं, एक पार्टी के अगेंस्ट ये फैसले उन्होंने दिए हैं। और कल भी जो नाअहली का फैसला हुआ बड़ा डायरेक्टली और ये अंडरस्टूड फैसला था जिसका इमरान खान को भी पता था। और आज जो कानूनी माहिरीन है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे वो किसी जमात से भी उनकी एफिलिएशन है, लेकिन उनकी जो इंडिपेंडेंट राय है उसके मुताबिक ये फैसला कानूनी फैसला नहीं है, ये फैसले का इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास। आर्टिकल 62-63 नाअहली से मुतालिक है, और ये जो फैसला दिया गया है उन्होंने इस फैसले को टोटली मुस्तरद किया है। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। एतजाज हसन जो कि जनाब माहिर, उन्होंने कहा है कि जो फैसला है इलेक्शन कमीशन इसका इख्तियार रखता ही नहीं। खैर जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान NA-45 कुर्रम का ज़िमनी इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं? रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कुर्रम का इलेक्शन कमीशन को खत। ज़राए का कहना है कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन से राय तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ 21 अक्टूबर को फैसला दे चुका है। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अकील, बताइएगा मजीद, कल फैसला सामने आया, फिर अब ये क्या राय तलब की गई है, डिटेल बताइएगा, खत का मतन क्या है?
जी देखिए, इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज़ जो तोशाखाना का फ़ैसला सुना चुका है, लेकिन अब 24 घंटे गुजरने के बावजूद जो तफसीली फ़ैसला है वो नहीं आ सका, जिस पर जो कई कानूनी सवालात जो है वो अब खड़े हो गए हैं। इसी हवाले से रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कुरम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कुरम का ज़िमनी इलेक्शन है वो 30 अक्टूबर को उस हवाले से जो पोलिंग का ऐलान कर चुका है। तो अब इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है ज़िला इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन से जो गुज़िश्ता रोज़ का तोशाखाना फ़ैसला है उस हवाले से कानूनी जो मुशावरत है वो तलब कर ली है। वो ख़त में लिखा गया है कि इलेक्शन जो बताया जाए कि इमरान खान तोशाखाना के गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसले के बाद आया जो कुरम का ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन से जो ज़रिए इलेक्शन कमिश्नर है मुशावरत तलब कर ली है। इस हवाले से ख़त लिखा गया है और बताया गया, वो पूछा गया है कि इस हवाले से उन्हें जो है वो कानूनी तौर पर बताया जाए कि आया इमरान खान जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। माहिर बता सकते हैं, राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उससे मजीद बात करें। सर, ये कुरम के हवाले से आपने अभी जब हम खबर कर रहे थे, ये भी डिटेल में आपको सारी डिटेल्स आपसे पूछूंगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्या उसका दायरा इख्तियार है या नहीं है, इस फैसले के मुज़म्मिरात क्या हो सकते हैं। लेकिन सर, ये कुर्रम के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है कि कल के फैसले के बाद 21 तारीख के फैसले के बाद क्या वो ज़िमनी इंतखाब लड़ सकते हैं या नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है सर? जी जी राजा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर है। अच्छा, इसका है कि जो ये इनको जो एक गैर कानूनी तौर पे की है वो अहलियत है वो सिर्फ जो इलेक्शन हुए थे 2018 के N45 मियां वाली से उसकी हद तक नाअहल हुए हैं, नाअहल भी नहीं हुए, उन्होंने कह दिया डिसीट कर दिया है। और ऐसे सूरत में अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं N45 में, या अगर जो अभी इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे जिनमें इमरान खान साहब जीते हैं, तो वो उसके लिए पूरी अहलियत रखते हैं और इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो उन्होंने नाअहली की है ये 2018 डॉक्यूमेंट्स के उस स्टेटमेंट के लिए की है जो उन्होंने दाखिल करनी थी, और वो सेशन जिसमें वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके थे, वो ऑलरेडी असेंबली का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर कमीशन ने बेसिक पॉइंट ये है कि सर इसका इंपैक्ट क्या है राजा साहब, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? आप ये कह रहे हैं डीसीड कर दिया गया, उसके डीसीड करने से पहले वो सीट पर ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। फिर हम अगर अगले इलेक्शंस की बात करें तो अगले इलेक्शंस तक, मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत तक ये नाअहली रहेगी, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शंस होंगे इमरान खान साहब अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सर इसका इंपैक्ट क्या है इस फैसले का, या कहां इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि उन्होंने अपने फैसले के एंड में लिखा है और इस मैटर को रेफर किया है फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अच्छा। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल सेक्शन 174 है कि उन्होंने अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात की है तो अगर इसको वो करप्ट प्रैक्टिस समझते हैं कि इलेक्शन में कोई करप्ट प्रैक्टिस जिसको तस्वर किया जाता है, और ये इलेक्शन से असूली तौर पे पहले होती है कि जब नॉमिनेशन पेपर हो रहे होते हैं या इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। बहरहाल उन्होंने जो किया है, उन्होंने ये किया है कि उसके पास रेफर किया है और वहां जो कोर्ट है उसके पास इख्तियार है कि वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो ये उसका एक जो जिसको पॉसिबल, कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं, लेकिन उनकी जो नीयत में ये था, बैड इंटेंशन जिसको कहते हैं, वो बज़ाहिर यही लग रही है कि इसको अगर हम वहां भिजवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये केस चैलेंज हो जाएगा, तो ये ऑर्डर अगर सस्पेंड हो जाता है जजमेंट, तो वो तमाम चीजें इन्फ्रुक्चुअस हो जाएंगी। कानूनी माहिर हैं सर, एक चीज मैं चाहूंगा कि आप वजाहत कर दें इसकी थोड़ी सी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं सर। ये डीसीड करने के अगर नहीं भी करते तब भी ये मामला रेफर कर देते करप्ट प्रैक्टिसेस के, और इस चीज का फैसला होगा कि अगले 3 साल के लिए नाअहल होंगे या नहीं होंगे, तो सर डीसीड करना आपको नहीं लगता ये इजाफी है? ये नहीं भी करते तब भी आप रेफर कर सकते थे, और यही शायद इनका काम होता है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने एक गैर कानूनी अमल किया है। पहली बात है कि रेफरेंस जो आता है स्पीकर से, उसके इख्तियारात ही नहीं थे। फिर जो रेफरेंस आया है, स्पीकर के पास जो इख्तियार है वो भी सिर्फ इतना है कि किसी सिटिंग मेंबर का वो रेफरेंस भेज सकता है, और अगर कोई मेंबर ऑलरेडी असेंबली से रिजाइन कर चुका है
तो उसका रेफरेंस नहीं जा सकता। और इलेक्शन कमीशन का ये काम था कि जब उनके पास ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो वो पहली बात उनसे पूछते हैं कि जी क्या आप इस वक्त नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, क्या आपने रिजाइन कर दिया है? अगर रिजाइन कर दिया है वो कहते तो फिर ये उसी वक्त पूरा रेफरेंस खत्म करके इनको इस पूरी प्रोसीडिंग को खत्म करना था। लेकिन ये उन्होंने एक गैर कानूनी तौर पे इस प्रोसीडिंग्स को चलाया और ये जो प्रोसीडिंग्स थी चल ही नहीं सकती थी कि इन केस ऑफ रेजिग्नेशन पहला क्वेश्चन जो उन्होंने सॉल्व करना था वो था कि क्या रिजाइन आप दे चुके हैं या नहीं। तो ये वो चंद चीजें हैं जो अब लास्ट तो कानूनी थोड़े से सुकम है ना, क्योंकि देखें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 131 के करीब गालिबन अपने इस्तीफे जमा करा दिए थे। अब हुकूमत ने अब अपनी बदनीयती कह लें या अपनी मर्जी कह लें, उन्होंने एक एक करके उसको रिसीव करना शुरू किया। 6 करके सोचा गया कि भाई बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर एक्सेप्ट किए जाएंगे। लेट सपोर्ट राजा परवेज अशरफ साहब बुलाते खान साहब को, खान साहब पेश नहीं होते और बोलते कि भाई मैंने इस्तीफा जो भी दिया है नहीं दिया है, मतलब पहले बुला के पूछा जाता है ना कौमी असेंबली के मेंबर को, तब भी ये लागू होता जो आप बता रहे हैं सारी चीजें। बिल्कुल, देखिए असेंबली के जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ या आइन में कि राजा परवेज अशरफ या स्पीकर ने किसी मेंबर को बुलाना है। उसमें सिंपली लिखा हुआ है कि अगर इन राइटिंग उनका इस्तीफा आ जाता है तो उस दिन से जिस दिन से इस्तीफा आया है वो ही शैल सीज टू बी अ मेंबर। तो ये बड़ा सिंपल सा था कि अगर राजा परवेज अशरफ साहब सियासी बुनियादों पे नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन की ये आईनी ड्यूटी थी कि वो पहला सवाल ही उनसे पूछते कि जी क्या आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, और अगर रेजिग्नेशन दे दिया है तो उनको डी नोटिफाई करके ये पूरा केस वहीं खत्म हो सकता। लेकिन जैसा कि पीटीआई कह रही है कि इस केस के पीछे जो बदनीयती थी वो ये थी कि किसी भी सूरत हाल है। राजा साहब एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, कानूनी माहिरीन ये कह रहा है वो अपने जो इख्तियार से उससे तजावुज तो किया है, जो इनका इख्तियार ही नहीं है वो कदम उन्होंने उठा लिया। लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब जो कि कौमी असेंबली के स्पीकर हैं वो भी एक इस्तीफा दिए गए अरकान का, रुकन का इस तरह से रेफरेंस भेज ही नहीं सकते थे। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनी पहलुओं पर बड़े अहम निकात पर बात करें। राजा साहब ये बताइएगा, मुझे याद नहीं पड़ता लेकिन आपको लगता नहीं है कि या तो ये किया चैलेंज इन्होंने या नहीं किया, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन आपकी दानिश में या आपकी इत्तलात के मुताबिक राजा परवेज अशरफ साहब ने जो रेफरेंस भेजा एक ऐसे शख्स का जो कि ऑलरेडी उस पर रिजाइन कर चुका था, वो उनके अपने इख्तियारात में भी नहीं था, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉइंट को मिस कर गई है? इन्होंने इसको चैलेंज भी किया था, ये भी अदालत में चैलेंज हो सकता था ना। राजा साहब, राजा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, गालिबन मेरी आवाज़ अच्छा मेरे पास तब तक नहीं जा रही है, कोशिश करते हैं उनसे दोबारा रब्ता करें। बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि देखें जब इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता रोज़ फैसला निकल कर सामने आया और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को नाअहल किया आर्टिकल 63 के तहत, लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि ये नाअहली बेसिकली नहीं है, ये एक सीट से उनको डिसीड किया गया। और आज कुर्रम के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भी एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को और ये कहा है कि जनाब कुर्रम पे जो मामलात हैं उसमें क्या खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं नहीं, या उनके कागजात जो इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उन्होंने सवाल उठाया। राजा आमिर अब्बास साहब ने भी बड़ा दिलचस्प पॉइंट उठाया और उन्होंने कहा कि जनाब डिसीड किया गया है अगले इलेक्शंस तक और शायद गालिबन ज़िमनी इंतखाबात में भी खान साहब हिस्सा ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, एक तो इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, जो इख्तियार उनका था नहीं उसके तहत उन्होंने उसका फैसला किया। अच्छा राजा साहब ये बताइएगा, जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, आपने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी बोला है कि राजा परवेज अशरफ साहब एक ऐसे रुकन कौमी असेंबली का रेफरेंस भेजते हैं जिसने ऑलरेडी उस सीट से रिजाइन कर दिया हो। अब मुझे याद नहीं पड़ा, सर आपको याद पड़ा तो आप बताइएगा, या फिर ये इनके जहन से पॉइंट निकल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए था कि राजा परवेज अशरफ साहब किस तरह से रेफरेंस भेज सकते हैं एक ऐसे रुकन का जो कि कौमी असेंबली के मेंबर ही नहीं है, उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया। मेरे ख्याल में तो गालिबन उन्होंने जरूर किया होगा इस पॉइंट को। अब अगर जजमेंट में वो नहीं लिखते तो ये फिर इलेक्शन कमीशन का कसूर है। और नंबर 2 जो रेफरेंस आता है उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल नाअहली का कोई इख्तियार हासिल नहीं है, वो किसी भी मेंबर को नाअहल नहीं करार दे सकती। वो सिंपली ये हो सकता है कि अगर उसके पास जो इलेक्शन उसके उनकी जो स्टेटमेंट आती है एनुअल एसेट्स की, उसमें अगर वो समझते हैं
कि कोई उसमें गलती है या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो वो उसको एक तो टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि 31 दिसंबर को ये आएगी, और ये टोटली टाइम पे चल रहा है, और 120 दिन के अंदर अंदर उस मेंबर से पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा और तब भी विद इन ओनली 120 डेज, और 120 डेज में अगर वो ये, तो वो जो 137 में या 63 1P में है, वो उस मैटर को रेफर करेंगे फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। वो खुद वो प्रोसीडिंग्स, ना वो ट्रिब्यूनल है ना कुछ है, वो खुद से इसका कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। अच्छा। तो ये टोटली गलत फैसला है कि इलेक्शन कमीशन को नाअहली, आर्टिकल 63 जो बात करता है वो डिस्क्वालिफिकेशंस के आपने मेंबर बनने के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर आप हुकूमत पाकिस्तान के सर्वेंट रहे हैं, सर्विस में है, तो 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आप डिफॉल्टर हैं तो नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद पी कहता है कि अगर किसी कानून के तहत आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो कानून तो इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने जिस कानून का सहारा लिया वो इलेक्शन एक्ट का लिया, और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 बड़े क्लियरली कहता है कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स फिर शुरू होंगी, और वो प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, और उसमें कहीं ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि उसको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। 137 में कहीं नहीं लिखा गया सिर्फ कि जिस उसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएंगी इनके खिलाफ, प्रोसीडिंग्स, और वो प्रोसीडिंग्स प्रॉपर फोरम में होंगी। तो अच्छा सर, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कीजिएगा, प्रोसीडिंग्स करेगा कौन सर? ये इलेक्शन कमीशन ही? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो ट्रिब्यूनल नहीं है। इलेक्शन, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आइन का आर्टिकल 225 कहता है कि किसी भी इलेक्शन को महासभा ट्रिब्यूनल्स के चैलेंज नहीं किया जा सकता। सही है सर। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने टोटली इग्नोर की। वजह ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो तो उनका कानून से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने कभी कानूनी एक्सपीरियंस है। अगर कोई शख्स रेलवे का, फॉरेस्ट का या इसका सेक्रेटरी रहा है तो वो आइन की इंटरप्रिटेशन या कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे करता है। तो ये सुखम है हमारे जो चेयरमैन का ओहदा है उसकी तैनाती के लिए भी कि उन्होंने जी ग्रेड 22 का बंदा आ जाए। ग्रेड 22 का बंदा या तो लॉ सेक्रेटरी रहा हो या कोई सेशन जज रहा हो। तो ठीक है सर, चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी माहिर, और बड़े जबरदस्त कानूनी निकात पर उन्होंने बहस की, बात की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट उन्होंने उठाया। डीसीड किया जा सकता है और एक ट्राइब्यूनल को भेजा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ ट्राइब्यूनल, और जो फैसला दिया गया है वो उनके इख्तियारात से तजावुज़ है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, और खास करके आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला, लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।